साल 1944। दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर है। इसकी लहकती आग ने सैकड़ों जानें ले चुकी है। कई शहर, यहां तक कि कई देश पूरी तरह से तबाह हो गए। यूरोप में एलाइज ने नॉर्मंडी के तटों पर हमला किया है और नाजी जर्मनी की ओर बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ पैसिफिक में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज एक एक द्वीप जीतते हुए जापान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जापान का साम्राज्य, जो कभी विशाल और ताकतवर हुआ करता था, अब लगातार हमलों के सामने बिखर रहा है। सिटीज जल रहे हैं, सप्लाई लाइंस कट चुके हैं और रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। कभी अजेय माने जाने वाले जापानीज नेवी को तोड़ दिया गया है। उनका एयरफोर्स संख्या और ताकत दोनों में पीछे है। अमेरिकन बॉम्बर्स धीरे धीरे जापान के होम आइलैंड्स के करीब आ रहे हैं, तबाही को उनके दरवाजे तक लेकर। लेकिन तमाम नुकसानों के बावजूद सरेंडर का ख्याल भी बुशिडो कोड के खिलाफ है। वो सैमुराई ईथोस जो जापानीज मिलिट्री कल्चर में गहराई तक बसा हुआ है। टोक्यो में लीडर्स एक कठिन सच्चाई का सामना कर रहे हैं। पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़ते दुश्मन को रोका नहीं जा सकता। हालात को बदलने के लिए वाइस एडमिरल ताकेजिरो ओनिशी ने एक क्रांतिकारी समाधान का प्रस्ताव दिया। एक आखिरी हथियार। अगर साम्राज्य अपने दुश्मनों से नहीं जीत सकता तो वह उन्हें अपनी कुर्बानी से हराएगा। यहीं पर निराशा के इस निर्णायक क्षण में जन्म होता है कमिकाजे का। कैप्टन ओकामुरा, जो टोक्यो के ततेयामा बेस और 341st एयर ग्रुप होम के इंचार्ज थे, कुछ सोर्सेज के अनुसार उन्होंने ऑफिशियली इस आइडिया को प्रपोज किया था, जो बाद में कमिकाजे अटैक टैक्टिक्स के नाम से जाना गया। कमिकाजे का मतलब होता है डिवाइन विंड, जो उस टाइफून को रिफर करता है जिसने 1281 में वेस्ट से जापान पर हमला करने वाले मंगोल इन्वेजन फ्लीट को डिस्पर्स कर दिया था। जब वाइस एडमिरल शिगेरू फुकुदोम, जो सेकंड एयर फ्लीट के कमांडर थे, 341st एयर ग्रुप का इंस्पेक्शन कर रहे थे, कैप्टन ओकामुरा ने इस मौके को सही समझा और अपने आइडियाज एक्सप्रेस किए। ओकामुरा ने कहा, हमारी मौजूदा स्थिति में मेरा दृढ़ विश्वास है कि युद्ध को हमारे पक्ष में मोड़ने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने प्लेन्स के साथ क्रैश डाइव अटैक्स करें। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देश को बचाने के इस मौके के लिए वॉलंटियर्स की कोई कमी नहीं होगी और मैं ऐसी ऑपरेशन को कमांड करना चाहूंगा। मुझे 300 प्लेन्स दीजिए और मैं युद्ध की दिशा बदल दूंगा। लगभग 4 महीने बाद एडमिरल ताकेजिरो ओनिशी, जो फिलीपींस में जापानीज नेवल एयर फोर्सेस के कमांडर थे, उन्होंने इस आइडिया को हेडक्वार्टर्स के सामने ऑफिशियली प्रेजेंट किया। ओनिशी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि फिलीपाइंस को होल्ड करने के लिए कोई और सर्टेन तरीका हो सकता है, सिवाय इसके कि एक जीरो में 250 किलोग्राम का बॉम्ब लगाया जाए और उसे यूएस कैरियर से टकरा दिया जाए ताकि उसे 1 हफ्ते के लिए डिसेबल किया जा सके। ऑल्टरनेट चॉइसेस न होने की वजह से हेडक्वार्टर्स ने आखिरकार इस डेडली आइडिया को अप्रूव कर दिया। कमिकाजे स्पेशल अटैक फोर्स के तहत 4 सब यूनिट्स बनाई गईं। यूनिट शिकिशिमा, यूनिट यामाटो, यूनिट असाही और यूनिट यामाजाकुरा। ये नाम एक पेट्रियोटिक डेथ पोएम से लिए गए थे। सब यूनिट्स को लीड करने के लिए कमांडर्स अपॉइंट किए गए, जिनमें से 2 ओनिशी और ओकामुरा ने खुद लीड किए। लेफ्टिनेंट युकियो सेकी को एक सब यूनिट कमांड करने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि सेकी ने अपनी आंखें बंद की, सिर झुकाया और 10 सेकंड तक सोचा, फिर कहा, प्लीज मुझे इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कीजिए। बाद में उन्होंने कहा, अगर जापान को अपने बेस्ट पायलट्स को मारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो इसका फ्यूचर काफी निराशाजनक है और मैं इस मिशन पर एम्परर
या एम्पायर के लिए नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे ऑर्डर दिया गया है। एक कामिकाजे यूनिट बनाने के पहले स्टेप्स में से एक था वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना। कमांडर असाइची तमाई ने 23 टैलेंटेड स्टूडेंट पायलट्स का एक ग्रुप, जिन्हें उन्होंने खुद ट्रेन किया था, को इस स्पेशल अटैक फोर्स के लिए वॉलंटियर करने को कहा। सभी पायलट्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऑपरेशन में शामिल होने की इच्छा जताई। मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए रिक्रूटमेंट को बुक्स और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज किया गया। अक्टूबर 1944 में निप्पॉन टाइम्स ने लेफ्टिनेंट सेकियो निशिना को कोट किया। स्पेशल अटैक कॉर्प्स वह महान स्पिरिट है जो हर जापानी के ब्लड में दौड़ता है। वह क्रैशिंग एक्शन जिसमें दुश्मन और खुद को बिना असफल हुए मारा जाता है, उसे स्पेशल अटैक कहा जाता है। हर जापानी स्पेशल अटैक कॉर्प्स का मेंबर बनने में सक्षम है। पब्लिशर्स ने इस आइडिया को भी प्रमोट किया कि कामिकाजे पायलट्स को यासुकुनी में एनश्राइन किया गया है, और उन्होंने कामिकाजे बहादुरी की बढ़ा चढ़ाकर कहानियां पब्लिश की। यहां तक कि छोटे बच्चों के लिए फेरी टेल्स भी लिखी गईं, जो कामिकाजे को प्रमोट करती थीं। बाद में एक फॉरेन ऑफिशियल ने रिवील किया कि यह कस्टमरी था कि जनरल हेडक्वार्टर फैक्ट्स की पूरी तरह से अनदेखी करके झूठी विक्ट्री अनाउंस करें, ताकि वॉलंटियर्स की कमी न हो। कम से कम यही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उम्मीद थी। लेकिन बहुत ही कम समय में वॉलंटियर्स की संख्या अवेलेबल एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा हो गई। नई कामिकाजे यूनिट के कमांडर कैप्टन ओकामुरा ने कमेंट किया कि सुसाइड मिशन के लिए इतने सारे वॉलंटियर्स थे कि उन्होंने उनकी तुलना मधुमक्खियों के झुंड से की, यह एक्सप्लेन करते हुए कि मधुमक्खियां डंक मारने के बाद मर जाती हैं। लगभग 4000 कामिकाजे पायलट्स में से करीब 3000 को बॉय पायलट्स कहा गया। ये नए भर्ती हुए सैनिक थे जो एक प्रोग्राम से आए थे जिसे बहुत छोटे लड़कों को ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। लगभग 1000 स्टूडेंट सोल्जर्स थे जिन्हें यूनिवर्सिटी से जल्दी ग्रेजुएट किया गया था, ताकि उन्हें ड्राफ्ट के लिए एलिजिबल बनाया जा सके। कोई यह सोच सकता है कि आखिर क्या कारण था कि इतने सारे यंग मैन ने एक ऐसी भूमिका अपनाई जो निश्चित मौत का वादा करती थी। कुछ का दावा है कि यह एक्सट्रीम नेशनलिज्म का परिणाम था, जहां मौत को अपने देश, एम्परर और फैमिली के प्रति प्रेम के उपयुक्त एक्सप्रेशन के रूप में देखा गया। अमेरिकन्स का मानना था कि शिंटो का इस्तेमाल नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को प्रमोट करने के लिए किया गया। शिंटो जापान का एक धर्म है जिसमें उस समय एम्परर को दिव्य प्राणी माना जाता था, सन गॉडेस अमतेरासु के वंशज। राज्य ने श्राइन फाइनेंसेस और प्रीस्ट्स के ट्रेनिंग रेजिम्स को कंट्रोल किया, ताकि शिंटो प्रथाओं को स्ट्रांगली एनकरेज किया जा सके। 1890 में इंपीरियल रेस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन पास हुआ, जिसके तहत स्टूडेंट्स को इसका ऑथ रिचुअली रिसाइट करना अनिवार्य था कि वे करेजसली स्टेट के लिए खुद को समर्पित करेंगे और इंपीरियल फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। अल्टीमेट ऑफरिंग थी अपनी जिंदगी देना। जापान और एम्परर के लिए मरना एक ऑनर माना जाता था। कैमिकाजे जापान्स सुसाइड गॉड्स के लेखक एक्सेल और कस्से ने पॉइंट आउट किया, यह फैक्ट है कि अनगिनत सोल्जर्स, सेलर्स और पायलट्स ने मरने का दृढ़ निश्चय किया, इरेई यानी कंट्री के गार्जियन स्पिरिट्स बनने के लिए। कई जापानी मानते थे कि यासुकुनी में एनश्राइन होना एक खास ऑनर है, क्योंकि यासुकुनी इकलौती श्राइन है जहां कॉमन मैन को डिफाई किया जाता था, और एम्परर वहां साल में 2 बार रिस्पेक्ट देने आते थे। मॉडर्न क्रिटिक्स हालांकि अक्सर कमिकाजे पायलट्स की एक कम ड्रामेटिक और रोमांटिसाइज्ड पिक्चर पेंट करते हैं। विशेष रूप से सभी मेंबर्स वे पैट्रियोटिक हीरोज नहीं थे, जैसा कि जापानी ऑफिशियल्स दिखाना चाहते थे। कुछ पायलट्स ने खुद को ऐसे महसूस किया जैसे वे स्लॉटर के लिए तैयार किए जा रहे मवेशी जानवर हों, और कुछ केसेस में पायलट्स इतने डरे हुए थे कि उन्हें जबरदस्ती उनके प्लेन्स में धक्का देना पड़ा। पीयर प्रेशर भी एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि कमिकाजे पायलट्स को अक्सर कहा जाता था कि अगर वे मिशन पर नहीं गए तो अलायज उनके फैमिली के खिलाफ अत्याचार करेंगे। यह वही डर था जो उनके ऊपर बचपन से डाला गया था। हिस्टोरियन रिचर्ड फ्रैंक के मुताबिक जापानी पॉलिटिकल और मिलिट्री अथॉरिटीज
यह डर सफलतापूर्वक डालने में कामयाब हो गए कि अमेरिकन्स उनके फैमिली के साथ रेप, टॉर्चर और मर्डर करेंगे, और यह कि अपने आप को खत्म कर लेना ज्यादा ऑनरेबल होगा, बजाय इसके कि वे बिना कुछ किए बैठे रहें। एक व्यक्ति को उस भयानक अंत के लिए तैयार करना जो उन्हें एक कमिकाजे पायलट के रूप में इंतजार कर रहा था। ट्रेनर्स का मानना था कि पायलट्स को इस हद तक डिह्यूमनाइज करना जरूरी है ताकि वे अपनी खुद की जिंदगी की परवाह करना बंद कर दें। इसे हासिल करने के लिए कामिकाज पायलट्स को ऐसी हार्श ट्रेनिंग दी जाती थी जो टॉर्चर और ब्रेन वॉशिंग जैसी लगती थी। पायलट्स के रोल के बावजूद इन रिक्रूट्स को मिशन से पहले टॉप शेप में रखने के लिए इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ा। कठोर शारीरिक प्रशिक्षण और कंडीशनिंग के अलावा कमिकाजी ट्रेनीज को लगभग लगातार बीटिंग्स और कॉर्पोरल पनिशमेंट का सामना करना पड़ा। डाइकिची इरोकावा, जिन्होंने त्सुचियोरा नेवल एयर बेस पर ट्रेनिंग ली थी, याद करते हैं कि उन्हें इतनी बार और इतनी जोर से चेहरे पर मारा गया कि उनका चेहरा पहचान में नहीं आता था। इस ब्रूटल ट्रेनिंग को यह कहते हुए जस्टिफाई किया गया कि यह सोल्जर की फाइटिंग स्पिरिट को इंस्टिल करेगा, लेकिन डेली बीटिंग्स और कॉर्पोरल पनिशमेंट ने कई पायलट्स में पैट्रियोटिज्म को खत्म कर दिया। पायलट्स को एक मैनुअल दिया गया जिसमें यह डिटेल था कि उन्हें कैसे सोचना, तैयारी करना और अटैक करना है। इस मैनुअल में पायलट्स को बताया जाता था कि वे हाई लेवल की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग अटेंड करें और अपनी हेल्थ को बेस्ट कंडीशन में रखें। इन इंस्ट्रक्शंस का मकसद पायलट्स को मेंटली डेथ के लिए तैयार करना था। पायलट्स मैनुअल में यह भी बताया गया कि अगर कोई पायलट टारगेट लॉकेट नहीं कर पाता तो वह वापस लौट सकता है और उसे अपनी जान बेवजह बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक पायलट जो वासेदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था 9 बार बेस पर वापस लौट आया और उसे कायरता के आरोप में शूट कर दिया गया। मैनुअल बहुत डिटेल्ड था कि पायलट को कैसे अटैक करना चाहिए। पायलट को अपने टारगेट की ओर डाइव करते हुए ब्रिज टावर और स्मोक स्टैक्स के बीच के पॉइंट को निशाना बनाना था। स्मोक स्टैक में एंटर करना भी इफेक्टिव माना गया। हॉरिजॉन्टल अटैक्स के लिए पायलट को वेसल के मिडिल में वाटर लाइन से थोड़ा ऊपर निशाना लगाने के लिए कहा गया। मैनुअल में पायलट्स को अपनी आंखें बंद न करने की हिदायत दी गई थी क्योंकि इससे टारगेट हिट करने के चांस कम हो जाते। क्रैश से ठीक पहले पायलट्स को पूरी ताकत से हिस्सात्सु चिल्लाने के लिए कहा गया, जिसका मतलब है सर्टेन किल। हालांकि कई इच्छुक वॉलंटियर्स कामिकाजे स्क्वाड्स में शामिल हुए, लेकिन कई पायलट्स मौत के डर को पूरी तरह मिटा नहीं पाए, चाहे उनकी फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन कितनी भी की गई हो। इसके बावजूद कई को अपने मिशन पर जबरन भेजा गया। इरोकावा दाइकिची की डायरी के अंश उनके आसन्न अंत को लेकर उनके एहसास बयां करते हैं। हम मौत का इंतजार करने के बजाय 120% इंटेंसिटी से जीने की कोशिश करते। हम बार बार पढ़ते यह समझने के लिए कि हमें अपनी 20 की उम्र में ही क्यों मरना है। हमें हर पल घड़ी की टिक टिक सुनाई देती जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे कम कर रही थी। करीब 2000 पायलट्स के बिना सेंसर किए गए लेटर्स के एक स्टडी में यह सामने आया कि वे अपनी निजी भावनाएं खुलकर व्यक्त करते थे। अधिकतर लेटर्स में उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए मरने की प्रतिबद्धता जताई और अपने स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके निस्वार्थ समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। चूंकि कामिकाजे पायलट्स की औसत उम्र 19 साल थी, ज्यादातर अनमैरिड थे, लेकिन कुछ युवा पिता अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए प्यार भरे निर्देश छोड़ गए कि वे अच्छी जिंदगी जिए। वहीं कुछ ने अधूरी मोहब्बत की यादें या कम उम्र में मरने के दुख को अपने शब्दों में व्यक्त किया। एनसाइन कियोशी ओगावा उन कामिकाजे पायलट्स में से एक हैं जिनका फेयरवेल लेटर आज भी बचा हुआ है। उसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। प्यारे पिता और माता, ये तय हो चुका है कि मैं भी एक गर्वित स्पेशल अटैक कोर्स मेंबर के रूप में मिशन पर जाऊंगा। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और सोचता हूं कि आपने 20 से ज्यादा सालों तक मुझे अपनी बाहों में पाला पोसा, तो मेरा मन कृतज्ञता से भर जाता है। मुझे सच में लगता है कि मुझसे ज्यादा खुशहाल जीवन किसी ने नहीं जिया।
और अब मैं एम्परर और आप दोनों के उपकारों का बदला चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। उन अनंत सफेद बादलों के पार मैं पूरी शांति के साथ अपना अटैक करूंगा। जीवन और मृत्यु का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। इंसान सिर्फ एक बार मरता है और मेरे लिए यह दिन सम्मान से भरा होगा, क्योंकि मैं इसे एक शाश्वत लक्ष्य के लिए समर्पित कर रहा हूं। पिता और माता, कृपया मेरे लिए खुश रहिए। खास तौर पर मां, अपना ध्यान रखना। और मैं सभी की समृद्धि की कामना करता हूं। मैं यासुकुनी श्राइन में रहूंगा। तो पिता और माता, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके करीब रहूंगा और आपकी खुशियों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। मैं मुस्कुराते हुए जाऊंगा अपने मिशन वाले दिन, और हमेशा के लिए भी। कामिकाजे पायलट्स और उन सभी जापानी एविएटर्स को जो अनफ्रेंडली टेरिटोरी के ऊपर उड़ रहे थे, एक नाम्बू पिस्टल दी जाती थी, जिससे अगर उनके कैप्चर होने का खतरा हो तो वे आत्महत्या कर सकें। हर आर्मी और नेवी सर्विसमैन की तरह कमिकाजे पायलट्स भी अपनी सेननबारी 1000 टांकों वाली बेल्ट पहनते थे, जो उनकी माताओं द्वारा दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि यह उन्हें साहस, सौभाग्य और चोट से रक्षा प्रदान करेगी। अपने आखिरी मिशन पर जाने से पहले विशेष समारोह आयोजित किए जाते थे। कमिकाजे पायलट्स राइस वाइन या पानी के सेरेमोनियल कप्स साझा करते थे, जिसे मिजू नो सकाजुकी कहा जाता था। इसके अलावा वे अपनी डेथ पोएम लिखते और पढ़ते थे। यह परंपरा समुराई से आई थी, जो रिचुअलिस्टिक सुइसाइड करने से पहले ऐसा करते थे। कहा जाता है कि कमिकाजे पायलट्स जापान के दक्षिण पश्चिम में माउंट काइमन के ऊपर से उड़ते थे। सुइसाइड मिशन पर निकले पायलट्स पीछे मुड़कर अपने देश को आखिरी बार देखते, पहाड़ को सल्यूट करते और विदाई देते थे। हिकाइशिमा आइलैंड के निवासियों के अनुसार पायलट्स आसमान से फूल गिराते थे जब वे अपने अंतिम मिशन के लिए रवाना होते। कमिकाजे पायलट्स ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान कई तरह के एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया, जिनमें से कई को सुइसाइड मिशंस के लिए मॉडिफाई किया गया था। ज़ीरो सबसे प्रसिद्ध जापानीज एयरक्राफ्ट्स में से एक था और इसे अक्सर कमिकाजे मिशंस में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी तेजी और लंबी दूरी तय करने की क्षमता की वजह से केवल कन्वर्टेड फाइटर्स और डाइव बॉम्बर्स ही नहीं, बल्कि खास तौर पर कमिकाजे मिशंस के लिए बनाए गए एयरक्राफ्ट्स भी डेवलप किए गए। एनसाइन मित्सुओ ओहता ने सुझाव दिया कि पायलटेड ग्लाइडर बॉम्ब्स को डेवलप किया जाना चाहिए, जिन्हें एक मदर एयरक्राफ्ट द्वारा टारगेट के पास लाकर छोड़ दिया जाएगा। फर्स्ट नेवल एयर टेक्निकल ब्यूरो ने ओहता के आइडिया को रिफाइन किया और ओका नाम का रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ। बॉम्बर टारगेट के जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचता और एक बार रेंज में आने के बाद ओका को मदर एयरक्राफ्ट से रिलीज कर दिया जाता। पायलट ग्लाइड करता हुआ टारगेट की ओर बढ़ता और जैसे ही ओका टारगेट से कुछ किलोमीटर दूर पहुंचता, पायलट एयरक्राफ्ट के तीनों रॉकेट इंजन्स इग्नाइट कर देता। इन रॉकेट से एयरक्राफ्ट को इतनी तेज गति मिलती कि अलाइड फोर्सेस के लिए इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता। ओका का मतलब जापानीज में चेरी ब्लॉसम होता है, लेकिन एलाइज ने इसे बाका नाम दिया, जिसका मतलब होता है बेवकूफ, जो इन कमिकाजे मिशंस के डेस्परेट और सैक्रिफिशियल नेचर को दर्शाता था। फिर भी कमिकाजे अटैक्स ने एलाइड नेवल फोर्सेस के बीच डर और घबराहट फैला दी थी। इन सुइसाइड मिशंस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और पायलट्स की डिटर्मिनेशन ने एलाइड फोर्सेस पर भारी साइकोलॉजिकल बर्डन डाल दिया। कमिकाजे अटैक्स ने 47 एलाइड शिप्स को डूबा दिया और कई को बुरी तरह डैमेज कर दिया। ये अटैक्स खासकर बैटल ऑफ ओकिनावा के दौरान बेहद इफेक्टिव साबित हुए, जहां एलाइड फ्लीट को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इन कमिकाजे अटैक्स में 7000 से अधिक एलाइड नेवल पर्सनेल मारे गए। हालांकि इन भारी नुकसान के बावजूद कमिकाजे मिशंस युद्ध की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से बदलने में असफल रहे। एलाइड फोर्सेस की इंडस्ट्रियल और न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी इतनी ज्यादा थी कि जापान के लिए इसे टक्कर देना असंभव था। करीब 38,000 कमिकाजे पायलट्स इन मिशंस में अपनी जान गंवा बैठे। भारी नुकसान और कम रणनीतिक लाभ ने इन कमिकाजे मिशंस को इतिहास के एक डेस्परेट और इनइफेक्टिव स्ट्रेटजी बना दिया। कमिकाजे मिशंस ने एलाइड ऑपरेशंस में अस्थायी देरी जरूर करवाई,
और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने पर मजबूर किया, लेकिन ये जापान की हार को रोक ना सके। कमिकाज़े पायलट्स बलिदान, ट्रेजेडी और अपने राष्ट्र के प्रति अटूट वफादारी के प्रतीक बन गए। उनके मिशंस ने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी जिंदगियां युद्ध की हॉरर्स और कॉम्प्लेक्सिटीज से हमेशा के लिए जुड़ गईं। इन पुरुषों से वादा किया गया था कि उनकी आत्माओं को यसुकुनी में एनश्राइन किया जाएगा, जो जापान के युद्ध में मारे गए सैनिकों का पवित्र रेस्टिंग प्लेस है। आज उनकी आत्माओं को वहां सम्मान दिया जाता है। उन्हें लापरवाह योद्धाओं के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास की धारा में फंसे व्यक्तियों के रूप में याद किया जाता है, जिन्हें एक ऐसे कारण के लिए सब कुछ देने के लिए मजबूर किया गया जिसे वे अपने से बड़ा मानते थे। फिर भी उनकी लेगेसी आज भी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए वे हीरोज हैं, जो अपने देश के लिए अल्टीमेट डिवोशन को दर्शाते हैं, जबकि दूसरों के लिए उनका बलिदान यह चेतावनी देता है कि कैसे राष्ट्रवाद और डेस्परेशन युवाओं की मासूमियत और ऊर्जा का शोषण कर सकते हैं। चिरान पीस म्यूजियम जैसे स्थानों में इन कमिकाज़े पायलट्स की कहानियां संजोई गई हैं। उनके अंतिम क्षणों में लिखे गए लेटर्स सिर्फ उनकी निष्ठा को ही नहीं, बल्कि उनके संदेह, प्रेम और शांति की कामना को भी दर्शाते हैं। वे हमें उनकी इंसानियत की याद दिलाते हैं, एक ऐसी इंसानियत जो अक्सर उनके क्रूर मिशंस की छाया में दबकर रह जाती है।